हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 26 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आई शो करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये मन की बात कार्यक्रम जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, हमारे जो PM है, तो उसका 70वां संस्करण मना रहे हैं ये अभी। तो वहाँ पे बात की जा रही है वोकल फॉर लोकल को लेकर के। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोकल फॉर लोकल क्या चीज़ है। तो आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था वोकल फॉर लोकल को लेकर के। तो ये कोविड-19 के दौरान सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोकल पे ज़्यादा फोकस दीजिए, लोकल को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। हम कम से कम चीज़ों को आयात करें दूसरे देशों से, अधिक से अधिक चीज़ों का उत्पादन भारत में कर सकें। तो ये बात की गई थी वोकल फॉर लोकल को लेकर के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी ये सारी की सारी चीज़ें। पेज नंबर उन पर बात की जा रही है कि कुछ नई खोजें सामने आई हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ अध्ययन किया गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के कनाडा और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया गया है। शोध में बताया गया है कि दुग्ध उत्पादन होता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, बहुत अच्छी लेवल पे होता था। ये बात निकल के आई है सामने। तो सिंधु घाटी सभ्यता तकरीबन 2500 BC इसका समय है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक पूरा का पूरा एरिया है, सिंधु जो रिवर है उसके आसपास का एरिया होता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब वहाँ पर अलग अलग साइट्स, हम बोल सकते हैं अलग अलग शहर जो खोजे गए हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा मतलब एक प्लेस है, एक शहर, एक जगह है, तो उसको नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला ये था शहर जिसको खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई बार हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहली सिटी इसकी खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा सभ्यता की। तो उसकी खोज आप याद रखिएगा, दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 के अंदर। और अभी ये बात निकल के सामने आई है कि यहाँ पर दूध का उत्पादन भी होता था। तो ये कुछ सैंपल लिए गए हैं गुजरात में कोटड़ा भादड़ी स्थल से। गुजरात में स्थल है कोटड़ा भादड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है भावी एग्जाम में कि कोटड़ा भादड़ी स्थल किस सभ्यता से संबंधी हो, कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं तो उसमें रासायनिक विश्लेषण किया गया उनका। ये जो मिट्टी के बर्तन यहाँ पे पाए गए हैं, तो साइंटिस्ट ने इसका क्या किया है, रासायनिक विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि वहाँ पे दूध का उत्पादन होता था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, वहाँ की दी गई है, ये पुरानी एक पिक्चर है। तो उसमें ये भी बताया गया है कि वहाँ पे गाय भैंस जैसे पशुओं की बात की गई है कि ये वहाँ पे पाले जाते थे, ना कि भेड़ बकरी की बात की गई है। तो ये कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कभी डिस्कशन में आती हैं ऐसी चीज़ें तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो और भी कई सारे फैक्ट हैं, वो आप अपने एंड से देख लीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता, उसकी खोज के बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। और ये कोटड़ा भादली स्थल भी याद रखिएगा, गुजरात के अंदर है। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये न्यूज़ में आपको पहले डिटेल में कवर करा चुका हूँ। तो ये वही बात है कि स्पेस क्राफ्ट है ओसिरिस रेक्स। ये स्पेस क्राफ्ट किस एजेंसी का है? स्पेस एजेंसी का एक स्पेस क्राफ्ट है ये ओसिरिस रेक्स। तो उसने एस्ट्रॉयड जो बेनू है उसके नमूने लेने के लिए गया था, वो उसने ले लिए हैं। अब ये 2023 में पृथ्वी पर लौटेगा। मेरा आपसे प्रश्न यहाँ पर है कि आप मेरे को बताइए स्पेस क्राफ्ट ओसिरिस रेक्स ये किस एजेंसी का स्पेस क्राफ्ट है? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसने जो नमूना लिया है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्पेस क्राफ्ट है, यहाँ पे एक ऐसी सिस्टम जनरेट किया गया है कि यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक हैंड बताया है। तो वो यहाँ से मिट्टी के नमूने लेती है और इसने तकरीबन 400 ग्राम के आसपास मिट्टी का नमूना लिया। और जब ये ऐसे फोल्ड होती है, मतलब ये अंदर जाती है मिट्टी का नमूना लेके, तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ मिट्टी वहाँ स्पेस में गिर जाती है। तो ये भी इसमें जिक्र आया है कि कुछ मिट्टी उसमें से गिर भी गई है जब वो अंदर की तरफ आता है। ये जो उसका हैंड है जो बाहर एक्सटेंड होता है, तो इस प्रकार से, लेकिन उसने सैंपल ले लिया है जो उसको ज़रूरत थी उतना। तो अब ये 2023 में लौट कर आएगा पृथ्वी पर। ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। 2016 से 2023 इसकी जर्नी है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये है एक वेट लिफ्टर हैं जोधपुर की। इनको आयरन लेडी या वह गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जोधपुर की है ये आयरन लेडी व गोल्डन गर्ल।
वेट लिफ्टर है, इनका नाम है जेनिस जोसेफ, नाम याद रखिएगा, जेनिस जोसेफ इनका नाम है, जिनको कि आयरन लेडी व गोल्डन का बोला गया है। इन्होंने कॉमनवेल्थ में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो बहुत ही खास हो जाता है कि गोल्ड मेडल जीते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये एक महिला है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है इसके लिहाज से, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो आपसे भाभी एग्जाम में पूछी जाती है कि आयरन लेडी व गोल्डन गर्ल का संबंध कहाँ से है, किस शहर से है, इनका नाम क्या है। ये कई सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। ये एक एडिटोरियल आया है संविधान को लेकर के, संविधान सभा को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस वाई कुरैशी जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं भारत के, तो ये इन्होंने एक यहाँ पे एक एडिटोरियल लिखा है अपना कि राजनीति में अपराधीकरण किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या संविधान में प्रोविजन क्या थे और हम क्या करते जा रहे हैं, सरकारें किस प्रकार से मतलब इन चीज़ों को अलाउ कर रही हैं कि राजनीति में जो अपराधीकरण है बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कुछ डेटा भी इन्होंने दिया है, तो एक नज़र डाल देते हैं इन चीज़ों पे। मेंस के एग्जाम में लिखने को भी अब से आ सकता है कि राजनीति में अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं, या इसके संबंध में कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको काफ़ी सारे मदद करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो देख लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन आप मेरे को बताइए कब हुआ था, मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। अब यहाँ पे एक बात की गई 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन बन जाता है कि इसी दिन संविधान सभा का ड्राफ्ट है उसे स्वीकार कर लिया गया था, मंजूर कर लिया गया था, या आप कह सकते हैं कि संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ये भी एक टर्म देखने को मिलती है। 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है कि हमारा जो संविधान है इसी दिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को। लेकिन सारे के सारे आर्टिकल लागू नहीं हुए थे 26 नवंबर को, वो बाद में हुए थे। कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया भारत ने संविधान अपना लिया था, लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछी जाती है। अब इस समय संविधान सभा जो अपनी पुरानी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बाद में आपको पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन जाते हैं बाद में जाकर के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा जब बनाई गई थी तो अभी इसका जो स्वरूप है आप देख सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा ये संविधान सभा का ही मतलब रिप्लेस कर दिया है इन्होंने संविधान सभा को, क्योंकि हमारे पास उस समय इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। हम उस समय डेवलपमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, हमें इतना आइडिया नहीं था। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया कि हम किस प्रकार से अपना संविधान बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस प्रकार से फंक्शंस होंगे उनके। तो ये सारे डिस्कशन संविधान सभा में हुए। जब हमारा ड्राफ्ट आ गया पूरा का पूरा किस प्रकार से चीज़ें काम करेंगी 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद हमने धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप करना चालू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को हम पहले अपना संविधान लेकर के आए, उसके बाद राष्ट्रपति का पद आ गया, उसके बाद फिर आपकी राज्यसभा और लोकसभा का गठन भी हो गया। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि राज्यसभा और लोकसभा गठन किस वर्ष में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटनाक्रम जानना ये, क्योंकि इनसे पहले संविधान सभा काम कर रही थी, उसके बाद ये आती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा। तो मेरे को वर्ष बताइए कि दोनों की दोनों कब स्थापित हुई थी ये, तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब ये बात की जा रही है राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, ये जो बात की गई है इस एडिटोरियल में। तो यहाँ पे एक जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो अपने एमएलए एमपी चुन करके आते हैं वहाँ पे इनके लिए काम करता है ये एक्ट। तो उसकी धारा है एक, धारा 8, यानी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में 2 साल या इससे अधिक की सजा का दोषी रहा है, वो यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में, क्रिमिनल मैटर में 2 साल या इससे अधिक की सजा का कोई मामला है उसके ऊपर, तो वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। ये क्लियरली मेंशन है इसके अंदर, इस कानून के अंदर, कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन आपराधिक मामले, सिविल मामले नहीं, 2 प्रकार के मामले होते हैं, आपराधिक मामले और दूसरे होते हैं सिविल मामले, यानी कि जो दीवानी टाइप जो मामले होते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इस प्रकार से उनको योग्य नहीं है वो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सरकारें इस प्रकार के प्रोविजन करते ही जाती हैं कि मतलब राजनीति में अपराधियों को भरते जा रहे हैं, मतलब कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कैसे स्वच्छ राजनीति होगी, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जब भ्रष्ट लोग, अपराधी लोग वहाँ बैठेंगे तो आपको कैसे, आप समझ सकते हैं आपको जस्टिस मिलने की क्या उम्मीद रह जाती है। तो एक डेटा भी इन्होंने दिया है, आप यूज कर सकते हैं इसको। 34.4% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं वर्तमान में। जो संसद है हमारी, वहां पे डेटा दिया है 34.4%, बहुत ज्यादा मतलब मात्रा हो जाती है, 1/3 से भी ज्यादा हो रहा है ये मैटर जो है। तो सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, आप कोट भी कर सकते हैं कहीं अपने सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पेपर में। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको लेकर के आप जो कुछ चीजें नोट कर सकते हैं। देखते हैं आगे।
पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये स्कीम है पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना आपको पता होना चाहिए 2016 में इसको शुरू किया गया था। इस योजना को, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब इसमें ये बात की जा रही है कि ये बताया जा रहा है कोविड-19 के दौरान मुफ्त अनाज दिया गया था लोगों को और कैश देने की भी काम किया गया था कुछ लोगों को। तो इसको बता रहे हैं कि इसके 2 प्रोग्राम तो आ चुके हैं पीएम गरीब कल्याण योजना के दौरान। इस योजना के तहत कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका पहला संस्करण आया था, दूसरा आया था, अब इसका 3.0 लाने की बात चल रही है। ये जो इसके पैकेज है, मतलब 2 पैकेज तो आ चुके हैं, तीसरा पैकेज देने की बात चल रही है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। पीएम गरीब कल्याण योजना जो है कोविड-19 के दौरान भारत में राहत देने का काम किया है इसके तहत। और अब 3.0 पैकेज लाने की बात चल रही है कि लोगों को, मतलब आपको पता होगा एनएफएसए जो है 2013 में लाया गया था, नेशनल फूड सेफ्टी जो प्रोग्राम है, तो एक्ट है, सॉरी, नेशनल फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट है एक, 2013 में लाया गया था। उसके तहत आपको पता होगा चावल देने का काम, गेहूं देने का काम, मोटे अनाज देने का काम बहुत ही सस्ती कीमतों पर किया जाता है। तो उस एक्ट के थ्रू भी इसके तहत बहुत अच्छा काम किया गया है, लोगों को राहत देने का काम किया गया कोविड-19 के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2016 में शुरू की गई थी। उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम अभी किए जा रहे हैं, तो थोड़ा डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है एफपीआई में बने हैं अभी खरीदार। एफपीआई क्या होता है, तो यहाँ पे बात की गई है कि अभी बायर्स काफ़ी मौजूद हैं एफपीआई में, भारत में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो एफपीआई को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ये एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। और दूसरा इसका टर्म है इसे हॉट मनी भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, एक आपने सुना होगा एफडीआई और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एफपीआई, दोनों ही अलग अलग ये होते हैं। ये जो होता है एफडीआई डायरेक्टली, सपोज यूएसए की कंपनी है, भारत में कोई प्लांट लगाना चाह रही है, कोई फैक्ट्री लगाना चाह रही है, कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रही है या XYZ कुछ भी करना चाह रही है वो, तो यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट चलते हैं, एक आधारभूत ढांचा बनता है उसका पूरा का पूरा एफडीआई के अंदर, भारतीय लोगों को रोजगार मिलता है इसके अंदर। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं एफडीआई के अंदर। एफपीआई क्या होता है, एफपीआई सिंपल सा ये होता है कि विदेश यूएसए में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वहीं पे बैठा बैठा भारत के मार्केट में निवेश कर रहा है। सपोज कि रिलायंस ये कंपनी है, इसने अपने शेयर इशू कर रखे हैं। अब इसके जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, वहाँ पे यूएसए का बंदा है, इसके शेयर परचेज करेगा, इसे मूड करेगा। सपोज कि इसने आज, यानी कि आज है 26 अक्टूबर, इसे लग रहा है कि रिलायंस के शेयर अच्छे हैं, आज इसने परचेज किए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आज रात 12 बजे तक इसने अपने शेयर सेल भी कर दिए। तो इसीलिए इसको हॉट मनी बोला जाता है कि इसमें मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितने समय तक रहेगा, वो क्या करेगा। मतलब इसमें हो सकता है 3 घंटे बाद चला जाए वो, अपने इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने आया 4 घंटे बाद चला जाए, हो सकता है 6 महीने तक रुका रहे वो। तो इसीलिए इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एफडीआई जो होता है इसमें इतना आसान नहीं होता है कि आप यहाँ से निकल के जा रहे हो। सपोज कि आपने यहाँ कोई इंडस्ट्री प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट आप लेके आते हो, लेकिन आप वापस जाना चाह रहे हो, तो आप सपोज इसको उठा के कैसे लेके जाओगे। ये तो आपको डेवलपमेंट कर ही दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी हो गया आपको। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एफडीआई और एफपीआई के अंदर। एफपीआई भी अच्छा है, एफडीआई भी अच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खामी है, अपनी अपनी मतलब पॉजिटिव इनके मतलब अपनी अपनी बेहतरी की चीज़ें हैं कि किस प्रकार से दोनों काम करते हैं ये। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के अंदर। तो आप याद रखिएगा, हॉट मनी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है दशहरा मेला है कोटा में प्रतिवर्ष बढ़ता है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। बहुत ही फेमस है दशहरा मेला, राजस्थान के अंदर कोटा में प्रतिवर्ष बढ़ता है। ये बताया जा रहा है 127 साल पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार कोविड-19 के दौरान इसको नहीं आयोजित किया जाएगा। तो ये एक इसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में तारे बनने की दर में गिरावट दर्ज की गई है। जब से ब्रह्मांड मतलब बना है उस समय से पहले जो इस अभी जो समय उससे पहले तारे बनने की जो दर थी, जो गति थी, वो तेज थी, लेकिन अभी स्लो हो गई है। तो इसको लेकर के अध्ययन सामने आया है। 2 इंस्टीट्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पहला नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर के अंदर, दूसरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, इन दोनों ने काम किया है इसको लेकर के। तो यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आकाशगंगा जो होती हैं, तो हमारी जैसे कि मिल्की वे जो है, आकाशगंगा जो है अपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की कौन सी आकाशगंगा है। ये बता रहे हैं कि जो आकाशगंगा है उसका निर्माण तारे व गैस से मिलकर के बनती है आकाशगंगाएं। एक तो ये फैक्ट है, ये आपसे पूछा सकता है कि आकाशगंगा कैसे बनती है, तारे व गैस मिलकर के आकाशगंगाएं बनाते हैं।
गैस समय के साथ रासायनिक प्रक्रिया के तहत तारों में बदल जाती है। ये बता रहे हैं कि गैस जो है समय के साथ एक केमिकल प्रोसेस करती है और तारों का रूप ले लेती है। ये बात की जा रही है। तारों का बनने का प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी जो उसका सोर्स है, जो उसका जो फ्यूल है, वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तारों को बनने का मुख्य जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है एनर्जी के लिए। हाइड्रोजन गैस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने हाइड्रोजन बम का नाम भी सुना होगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको पता होना चाहिए तारे बनने के लिए मुख्य गैस है हाइड्रोजन गैस। अब बताया जा रहा है कि तारों के निर्माण में गिरावट दर्ज की गई है। ये रिसर्च की है इन दोनों के दोनों उपरोक्त इंस्टीट्यूट ने। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, बेंगलोर और पुणे के दो इंस्टीट्यूट हैं। इन्होंने रिसर्च में ऐसा पाया है कि तारों के बनने की जो गति है उसमें अभी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। चीन, हांगकांग, ताइवान संबंधी न्यूज है यहाँ पे। चीन में 12 हांगकांग निवासियों को पकड़ लिया गया और उनकी रिहाई की मांग को लेकर के ताइवान में प्रदर्शन चल रहा है अभी, राइट। तो ये क्या मैटर है, मैं अभी आपको मैप के थ्रू बताऊंगा इसमें। तो एक्चुअली चीन अभी कुछ एक्स्ट्राडिशन बिल लेके आया था जिसका विरोध हांगकांग ने पुरजोर तरीके से किया था। तो कई सारे विरोध प्रदर्शन आपने सुने भी होंगे, 2019 से लेकर अभी तक चले आ रहे थे ये। तो हांगकांग की एक हिस्ट्री है कि हांगकांग 1997 में ब्रिटिश पे इसका आधिपत्य था, वहां से आज़ाद हुआ। लेकिन ब्रिटिशर ने क्या बोला कि चाइना का पार्ट तो है हांगकांग, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी। हांगकांग अपना शासन एक ऑटोनॉमस मतलब एरिया बन के रह जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, कुछ मामले हम कह सकते हैं जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर अभी तक था, जैसा उस तरीके का हांगकांग के ऊपर शासन था कि हांगकांग अपना शासन खुद चलाएगा, ऑटोनॉमस एक एरिया रहेगा, लेकिन ये चाइना देश का हिस्सा रहेगा। तो ये इन चीज़ों को लेकर के विवाद चलता रहता है। उसी प्रकार ताइवान है जो एरिया, वो भी उसका विवाद चलता है चीन से, वो चीन का ही हिस्सा है। अब वो कहता है कि हम इंडिपेंडेंट अलग से कंट्री बनेंगे। ताइवान का ये विरोध चलता रहता है चाइना को लेकर के। वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ताइवान के अंदर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखने को मिलता है। चाइना जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है, केवल नाम मात्र दिखाने की डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य है, पूरे 10-10, 15-15 साल तक वहाँ पे सरकारें चलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है इनके बारे में। अब आप देख लीजिए चाइना की लोकेशन, ये है यहाँ पे चाइना, राइट, ये है हमारा भारत यहाँ से। अब ये बात चल रही है हांगकांग की, ये जो एरिया है हांगकांग सी कनेक्टेड एरिया है ये, और यहाँ पे आपका हो जाता है ताइवान। ये दोनों के दोनों इन दोनों की तनातनी चलती है, इन दोनों एरिया की चाइना के साथ में। तो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ताइवान के अंदर चल रहा है कि आप इन हांगकांग के लोगों को छोड़ दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि हांगकांग ये जो एरिया है ब्रिटिशर ने इस पर कब्जा क्यों किया था, क्योंकि सी से कनेक्टेड था। वो उनका एक ही उद्देश्य था कि उनको ट्रेड करना, उनको मुनाफा कमाना, पैसा कमाना उनको। तो ऐसे एरियाज उनको चाहिए थे जो कि सी से कनेक्टेड हो, ताकि अच्छे से आराम से ट्रेड हो सके। आपको पता है मैक्सिमम ट्रेड जो दुनिया के अंदर वो सी रूट के थ्रू होता है, यानी समुद्री रास्ते के थ्रू होता है, ना कि हवाई जहाज के थ्रू होता है। तो कुछ और लोकेशन देख लीजिए आप। ये पूछा जा सकता है येलो सी कहाँ पर स्थित है, तो कोरियन पेनिनसुला है ये। ऊपर है नॉर्थ कोरिया और नीचे है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सुना होगा आपने, वो छोटू एक वहाँ पे जो है वो जो पूरा डिक्टेटरशिप दिखाता है वहाँ पे। आप उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन है नॉर्थ कोरिया का जो हेड अभी इस वक्त, तो उनका नाम बताइए। तो येलो सी के बारे में पूछा जा सकता है। येलो सी है चाइना के बीच, चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में है येलो सी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा जाता है ईस्ट चाइना सी, तो चाइना के ईस्ट में है ईस्ट चाइना सी, लेकिन येलो सी के साउथ में आता है ईस्ट चाइना सी, राइट। यहाँ पे फिलीपींस सी हो जाता है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। बहुत ही ज़्यादा हिट रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है दक्षिण चीन सागर। चाइना हमेशा अपनी दावेदारी करता है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। तो कई सारे देशों के साथ इसके विवाद चलते रहते हैं। यहाँ पे फिलीपींस और कंबोडिया इस प्रकार के अलग देश हैं जिनके साथ इसके विवाद चलते रहते हैं, क्योंकि दावा करता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना से ही उसी का है। तो ये चर्चाएं भी चलती रहती हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, ताइवान कहाँ पर स्थित है, तो ये एक बेसिक आइडिया आपको उससे मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।